Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with Minakshi. Today we will discuss about chapter 2 Lost Spring and that is our second part. I want to drive a car. देखो जो हमने पहले पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था साहिब आलम के बारे में। साहिब आलम का जो टॉपिक था उसमें सीमापुरी के बारे में बताया था, लेकिन ये जो हमारा मुकेश है इसमें फ़िरोज़ाबाद के बारे में बता रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस। देखो मुकेश इस बात पे जोर देता है कि वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि जो मुकेश है वो क्यों ऐसा बोल रहा है कि वो खुद का मास्टर बनना चाहता है। वो अपनी मर्जी से अपना जो काम है वो करना चाहता है, ठीक है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अब यहाँ पे आई कौन है? यहाँ पे आई जो है वो हमारी नरेटर है, अनीस जंग है। वो बोलती है कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। अब यहाँ पे जो हमारा मुकेश है वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा, इतना कठिन थोड़ी ना है, मैं सीख लूँगा कार चलाना। वो ऑथर की आंखों में सीधा देखते हुए मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हाँ मैं सीख लूँगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad, famous for its bangles. अब यहाँ पे amidst का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बीचों बीच। तो ये जो मुकेश है उसका जो ये ड्रीम है मोटर मैकेनिक बनने का, वो एक मिराज की तरह है। अब देखो यहाँ पे मिराज से क्या है, अगर हम कभी किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें क्या दिखता है? हर जगह पानी पानी दिखता है, होता नहीं है एग्जैक्टली। तो मुकेश का सपना भी ऐसे ही है, जो कि उसकी फ़िरोज़ाबाद की जो गलियां हैं उसमें घूमता फिर रहा है, ठीक है। और फ़िरोज़ाबाद एक ऐसी जगह है जो कि बैंगल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये यूपी की साइड में फ़िरोज़ाबाद। एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। अब इसमें ये बोला गया है कि ये जो फ़िरोज़ाबाद के जितने भी घर हैं वहाँ पर एक ही काम होता है बैंगल्स बनाने का। हर एक फैमिली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हर कोई जो है वो बैंगल्स बनाता है। बैंगल्स का मतलब होता है चूड़ियाँ बनाता है, ठीक है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिली हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सीम्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वाई इज़ फ़िरोज़ाबाद फेमस, कि फ़िरोज़ाबाद जो है वो फेमस क्यों है? तो देखो फ़िरोज़ाबाद जो फेमस है वो एक सेंटर है जहाँ पे जितनी भी हमारी जो बैंगल्स है वो सारी बनाई जाती है। और इसमें कहा गया है कि जितनी भी जनरेशन अभी आएगी या फिर जितनी जनरेशन चली गई है उन सब ने केवल यही काम किया है बैंगल्स बनाने का। फर्नेंस में रह के भट्टियों में वो क्या करते हैं? चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in dingy cells without air and light. देखो इसमें बोला गया है कि जो मुकेश की फैमिली है उन्हें अभी इस चीज़ का नहीं पता कि ये जो बच्चों से काम करवाते हैं, छोटे बच्चों से मतलब वहाँ का वो जो काम होता है बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। तो वहाँ पे बोला गया है कि जो मुकेश के घर वालों को भी पता नहीं है कि वो अपने बच्चों से ये सारे काम करवा रहे हैं। अगर ये जो लॉ आया है, अगर इस लॉ को अगर हम सही से इम्प्लीमेंट करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। अब क्या वो चीज़ें हैं कि वो हाई टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर हम एकदम अंधेरे में काम करेंगे तो क्या होगा? जो हमारी आईज़ है वो कहीं ना कहीं उन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। गिंजी सेल्स, वहाँ पे कुछ कोई हवा नहीं है, कोई लाइट नहीं है। तो यहाँ पे यही बोला गया है दैट द लॉ इफ इनफोर्स कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस वेयर दिस लॉक देयर डेली लाइक आवर्स ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ आइज। देखो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो अगर हम इस लॉ को अच्छे से, अगर जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से इस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, तो 20,000 ऐसे बच्चे उसमें से निकल के आएंगे जो कि ऐसे काम करते हैं। वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। फिर वो अपना पूरा जो है पूरी दिन पूरी रात इसी काम में लगा देते हैं और इसी कारण क्या है, वहाँ के बच्चों की जो आंखें हैं वो
चली जाती है, वहाँ के लोगों की आंखें जो है बहुत जल्दी ही चली जाती है। मुकेश आईज beam as he volunteered to take me home, which he proudly say is being rebuilt. अब मुकेश की आंखों में ना एक अलग ही चमक होती है, जैसे सिंचन की आंखों में होती है ना, उसी तरीके से मुकेश की आंखों में भी एक चमक है। वो ऑथर को मतलब बहुत ही ज़्यादा प्राउडली, बहुत ही ज़्यादा गर्व के साथ कहता है कि आप मेरे घर चलो, मेरा जो घर है ना वो दोबारा बना है, मतलब दोबारा रीबिल्ड हुआ है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। स्टिंकिंग लेन्स मतलब क्या होती है, बहुत पतली जगह होती है जो कि कूड़े कचड़े से भरी है। अब देखो जो मुकेश है वो कोई हाई फाई बच्चा तो है नहीं, गरीब बच्चा है, तो वहाँ की जो गलियाँ हैं, हमने देखा होगा कि जो गरीब बच्चे होते हैं वहाँ पे वो किस कंडीशन में रहते हैं। उनकी यहाँ पे पूरा चारों तरफ जो है वो चारों तरफ कचरा ही कचरा है। पास्ट होम्स गेट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं और जो दीवारें हैं वो भी बहुत ही क्रम्बलिंग वॉल्स, मतलब अगर कुछ भी चीज़ आ जाती है अर्थक्वेक वगैरह तो मतलब वो गिर जाएंगी एकदम से, पक्की नहीं है। वॉबली डोर्स, वॉबली डोर्स मतलब क्या कि जो हिलते जुलते दरवाजे हैं वो। नो विंडोज क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमियल स्टेट। अब इसमें बोला गया है कि यहाँ पर ये जो लोग हैं, आपको पता है कि जो गरीब लोग हैं वो कैसे रहते हैं, एकदम कंजस्टेड, मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो एक ही कमरे में रहते हैं और वहाँ पे कीड़े मकोड़े जानवर, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे यही बता रही है हमारी ऑथर कि वो जो जब मैं गई मुकेश के घर तो उसने ये सारी चीज़ें देखी। ठीक है, ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग अ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट। अब वो क्या है, एक दरवाजे के आगे आके रुक जाता है और पैर से जो है उसका जो वॉबली डोर होता है जो हिलता जुलता रहता है उस पर पैर से मारता है और वो खुल जाता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक। अब वो एक घर के अंदर घुसते हैं जो कि आधा बना हुआ होता है। इन वन पार्ट ऑफ एक thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaf. अब यहाँ पे ना मुकेश का घर आ गया है। अब मुकेश के घर का सिनेरियो बताया कि क्या क्या वहाँ पे होता है। तो जैसे ही वो अपने आधे कच्चे घर में घुसता है तो वो क्या होता है, उसका जो घर होता है वहाँ पे जैसे ऑथर एंटर करती है तो जो पत्ते हैं, ग्रास जो होती है, घास जो होती है उससे कवर करके रखा होता है उन्होंने, और फायरवुड जैसे गांव में बनता नहीं है खाना उस तरीके से वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी लकड़ियाँ लगा रखी है, आग जल रही है और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर जो पालक है वो बन रही है, सिजलिंग सीटी की आवाज़ आ रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, और जमीन में एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की प्लेट रखी हुई है। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और उसमें कुछ सब्जियां हैं जो कि कटी हुई रखी हुई है वहाँ पे। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अब यहाँ पे एक वुमेन के बारे में डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे एक औरत है, फ्रेल मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो दुबली पतली है और वो शाम का खाना बना रही है अपने पूरे परिवार के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल। अब उसकी आंखों के सामने पूरा धुआं है क्योंकि वो खाना बना रही है इस वजह से, और एक स्माइल होती है उसकी आंखों में। अब वो जो मुकेश होता है वो इंट्रोडक्शन कराता है ऑथर का अपनी मतलब वो बताता है अनीस जंग को कि शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, कि ये मेरे बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। यहाँ पे जो है मुकेश वो ये कह रहा है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इन्हें बहू बने हुए, लेकिन मतलब इनकी अभी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अभी से इन्हें एक बहू का दर्जा मिल गया है। द डॉक्टर इन द लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 men। यहाँ पे जो ये लड़की है इसको अभी से ही 3 लोगों की ड्यूटी मिल गई है, 3 लोगों का ये काम करती है। कौन कौन है वो? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। When the older men enter, she gently withdraw behind the broken walls and bring her veils closer to her face. अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे एक बूढ़े आदमी कौन होंगे? मुकेश के फादर। जैसे मुकेश के फादर घर के अंदर आते हैं तो जो वो औरत होती है शी जेंटली विड्रॉ मतलब कि वो उस जगह को छोड़कर कहाँ चली जाती है? एक ब्रोकन वॉल, मतलब एक दीवार के पीछे जाके छुप जाती है। और वेल क्लोजर टू हर फेस, वेल मतलब क्या होता है कि घूंघट जो होता है, घूंघट करके एक वॉल के पीछे छुप जाती है। एज कस्टम डिमांड्स, देखो इससे क्या पता चल रहा है कि
हमारी जो इंडियन कस्टम है उसमें क्या रिवाज है कि अगर कोई भी बड़े बुजुर्ग आते हैं तो हमें क्या, हम लड़कियां का क्या कर लेती है, एकदम से घूंघट कर लेती है, ठीक है। तो इसमें भी जो यहाँ पे मुकेश की जो भाई की जो वाइफ है वो भी ऐसे ही कर रही है। As custom demand, daughter-in-law must veil their face before male elder. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first a tailor, then a bangle maker. अब यहाँ पे जो मुकेश के फादर है उनके बारे में बताया गया है कि ये एक बहुत ही पहले जो है चूड़ी बनाने का काम करते थे, बैंगल मेकर थे, और उसके बाद ये कुछ सालों तक इन्होंने लेबर का काम किया, मजदूरी वगैरह करी। पहले ये टेलर थे, उसके बाद ये बैंगल मेकर बने, मुकेश के फादर बताते हैं यहाँ पे। एंड ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस। उन्होंने कहा, वो रिग्रेट करते हुए बताते हैं कि वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घर भी नहीं बना पाए। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और ना ही वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू टीच देम व्हाट ही नो द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को एक चीज़ सिखा दी, वो क्या थी, बैंगल बनाना, क्योंकि इसके फादर को भी ये सारी चीज़ें आती थी, इस वजह से। उसके बाद बोला गया है कि इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी से मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, मतलब मुकेश की जो दादी है, वो यहाँ पे कहती है कि ये उसकी कर्म, यही उसका कर्म है, यही उसकी डेस्टिनी है। जैसे मेनली हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई एक गरीब बच्चा है, ठीक है, और अगर वो कुछ ऐसा करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर वो गरीब परिवार में गरीब बच्चा पैदा होता है तो हम उसे बोलते हैं कि यही इसका कर्म है, मतलब इसका जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ है, तो इसका मकसद भी वही होगा, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा कुछ इससे ऊपर बढ़कर कुछ कर नहीं सकता। हु हैज़ वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। वो कहते कि मैंने खुद अपने पति को देखा है कि जब वो कैसे बैंगल मेकर में बैंगल्स बनाते समय जब वो पॉलिश कर रहे होते हैं तो उनकी खुद की आंखों को मैंने जाते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन। क्या वो बोल रही है मुकेश की दादी कि क्या ये जो भगवान की बनाई गई ये जो परंपरा है, क्या कभी इसे किसी ने तोड़ा है? कि अगर कोई इंसान है, अगर कोई वो गरीब परिवार में ही पैदा हुआ है तो क्या वो कभी अमीर बन सकता है? उसकी दादी की, उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसकी यहाँ पे थिंकिंग पता चल रही है कि वो ऐसा सोचती है। मतलब वहाँ के हर लोग यही सोचते हैं कि यार हमारा तो जन्म ही बैंगल्स मेकर में हुआ है, तो हम इससे बढ़कर क्या करेंगे। वो इससे आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है। लेकिन जो मुकेश है वो कुछ अलग हट के करना चाहता है, ठीक है। शी इम्प्लाइज बॉर्न in the caste of bangle makers. They have seen nothing but bangle in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in the फिरोजाबाद। अब यहाँ पे बोलती है उसकी ग्रैंड मदर कि देखो उनका जो जन्म है वो एक ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ पे सब लोग जो है यही काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाने का, ठीक है। और उन्होंने हर जगह वो यही देखते हैं, हर घर में उन्हें यही चीज़ें दिखाई देती है। यार्ड में चले जाए तो हर जगह, हर घर में और हर गली में उन्हें यही दिखाई देती है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। उन्हें हर कलर के ना अलग अलग जो है चूड़ियों के जो गुच्छे होते हैं ना, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स मतलब चूड़ियों का जो गुच्छा होता है वो अलग अलग कलर में उन्हें देखने को मिलता है। जिस तरीके का रेनबो होता है उस तरीके का। लाई इन माउंट्स बट इन केप्ट यार्ड्स। लाई इन केप्ट मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में जो यार्ड्स है, जैसे जो सब्जी वालों को जैसे ठेला वगैरह नहीं होता, उसमें मतलब बहुत सारी चूड़ियाँ रख के जो है वो लेके जाते हैं। आर पाइल ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट पुश बाय यंग मैन, और उसको क्या करते हैं आगे की तरफ धकेलते हैं। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, वहाँ की जो पतली पतली गंदी गंदी गलियाँ होती है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एंड इन dark hutments next to line of flames of flickering oil lamps, sick boy and girl with their father and mother। अब एक डार्क हटमेंट मतलब हटमेंट्स मतलब कि झोपड़ी, एक ऐसी झोपड़ी है जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है,
वहाँ पे जो लाइट है वो फ्लिकरिंग कर रही है, मतलब फ्लिकरिंग मतलब कभी जलती है कभी बुझती है। और वहाँ पे कुछ लैम्प्स रखे हुए हैं, वहाँ पे एक लाइन से जो है गर्ल्स और बॉयज़ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं अपने मदर और फादर के साथ, जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे वो ग्लास बनाने का काम कर रहे हैं, चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। देखो क्या होता है, हम मेनली क्या करते हैं, अगर हम बहुत देर से अंधेरे में काम कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से लाइट में ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा लाइट है, तो हमारी आंखों में इफेक्ट तो पड़ेगा ही। तो ऐसे ही उन बच्चों के साथ होता था, वो पूरे दिन भर जो है वो अंधेरे में काम करते थे। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। इसीलिए यही कारण है कि जब वो बचपन में ही जो उनकी आंखों की जो रोशनी है वो चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने मुकेश की फैमिली के बारे में पढ़ा कि उनकी क्या मेंटेलिटी थी और कैसे वो एक बैंगल मेकर परिवार में हुए थे। ठीक है, अब जो दूसरा है वो सविता के बारे में बताया है कि सविता एक लड़की है, उसके बारे में इस में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, सविता अ यंग गर्ल ड्रेप पिंक ड्रेस सिट alongside an elderly woman soldering piece of glasses। soldering piece of glasses मतलब कि वो ग्लासेस है उसको जोड़ने का काम कर रही है सविता। जो है उसने एक पिंक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, जो कि मतलब जिनका कलर जो है ना बहुत ज़्यादा डल सा है, फीका है उसका कलर। एक औरत के बगल में बैठी है और वो जो है ग्लास को जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक टोंग्स ऑफ मशीन। वो एकदम मशीन की तरह काम कर रही है, जिस तरीके से मशीन एकदम जल्दी जल्दी काम करती है उस तरीके से। आई वॉन्डर इफ शी नो द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स ही हेल्प मेक इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग। अब यहाँ पे बोला गया है कि क्या इसे पता है कि ये जो बैंगल है वो क्या चीज़ दिखाते हैं, क्या चीज़ सिंबलाइज करते हैं, इसकी क्या प्योरिटी है। ठीक है, इसमें ये बताया गया इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियस इन मैरिज। इसमें बताया वो अनीजन कहती है कि ये जो इंडिया वुमेन है, यानी कि जो भारत की महिलाएं हैं, उनके लिए जो बैंगल्स है वो उनके लिए एक मैरिज का सिंबल है, जो कि ये शो करता है कि वो एक मैरिज वुमेन को शो करता है। ठीक है, उसके बाद इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल। अब वो कहते कि एक दिन अचानक से ही इसे रियलाइज़ होगा, जब ये भी एक शादी के जोड़े में होगी, इसके हाथों में भी मेहंदी लगी होगी और इसके हाथों में भी लाल चूड़ियाँ होगी, उस दिन सडनली इसे रियलाइज़ होगा कि ये जो बैंगल्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। जब वो एक दिन ब्राइड बनेगी, एक दिन दुल्हन बनेगी, उस दिन like the old woman beside her who became one many years ago, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes। वहाँ पे एक ऐसी वुमेन भी बैठी थी जो कि इस चीज़ को फेस कर चुकी थी, जिसकी मैरिज हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में हमें ऐसे कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही थी कि जो एक मैरिज वुमेन के फेस से ही पता चल जाती है। अब वो बताती है, उसका कारण बताती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सीज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय। वो मतलब बोलती है कि मुझे ना एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता सही से, और ये बोलते हुए उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, उसकी बातों में कोई खुशी नहीं होती। शी हैज़ नॉट इंजॉय इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। वो कहती है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक समय का अच्छा खाना भी मुझे नसीब नहीं हुआ है। That what she has repelled her husband, an old woman with a flowing beard, says, I know nothing except bangles। वो कह रही है कि मुझे केवल एक यही चीज़ मिली है कि बैंगल्स मेकिंग का ही मुझे एक काम मिला अपनी ज़िंदगी में अपने पति से, इसके अलावा और कुछ नहीं। All I have done is make a house for the family to live in। वो उसके पति कहते हैं कि मैंने बस एक काम कर रहा है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए रहने के लिए उनके लिए घर बना दिया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव व्हाट मैनी हैव फेल इन देयर लाइफ टाइम। तो ऑथर बोलती है कि भाई ये कम बात थोड़ी ना है कि तुमने इतना सब कुछ कर दिया। एक घर बनाना भी हर किसी इंसान की बस की बात नहीं होती, लेकिन आपने तो घर भी बना दिया है रहने के लिए कम से कम, तो ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। The cry of not having money to do except
कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल। वो कहते हैं कि वो इस चीज़ के लिए रोती है कि उसके पास कुछ नहीं है सिवाय बेंगल मेकिंग का बिजनेस करने के अलावा। नॉट इवन इनफ टू ईट, खाने के लिए कुछ नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, और ये केवल मेरे ही घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर। जो यंग मैन है वो भी सेम यही बात बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे ही जो है सबकी हालात हैं। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टोल्स हैव किल ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। मतलब वो ना इससे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। मतलब उनका खुद का मन नहीं करता, वो सोचते हैं कि यार हमारा तो यहीं पे जन्म हुआ है, अब हम आके जाके क्या करेंगे। तो वो मतलब इसी चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते अब आगे बढ़े। रीज़न बताते हैं, अब यहाँ पे देखो इसका रीज़न दिया है कि क्यों वो ऐसी थिंकिंग करते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इन टू अ कॉर्पोरेटिव। तो ऑथर उन्हें आइडिया देती है कि आप क्यों नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो लोग हैं वो एक ही चीज़, उनका जो मुद्दा है वो एक ही मुद्दा हो, उसके खिलाफ वो उसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट करे, ठीक है, और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए वो, ठीक है। तो ऑथर उन्हें ये आइडिया देती है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते। I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of the middlemen who trapped their father and forefather। जब वो पूछती है उन आदमियों से तो वो बताते हैं कि अगर हमने बना लिया तो भी क्या फ़ायदा होगा, कि जो मिडल मैन होते हैं, ये जो बीच के अमीर लोग होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं और जो हमारे फादर हैं, फोर फादर हैं, इन्हें ये दबाने की कोशिश करते हैं। इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल हॉल अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन बना भी ली, चलो उन्होंने ऑथर की बात मान भी ली, तो वो कहते हैं कि जो पुलिस है वो हमें बहुत मारेगी, हो सकता है हमें जेल में भी डाल दे, ये कह के कि हमने कुछ गैर कानूनी काम किया है। देयर इज़ नो लीडर अमंग them, no one who could help them see think differently। अब यहाँ पे बोलते हैं देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, यहाँ पे इनका कोई ऐसा है भी तो नहीं कि जो हमारी तरफ से लड़े, जो हमारी मदद कर सके। वहाँ के लोग बोलते हैं देयर फादर आर एज टायर्ड दे आर। वो कहते हैं कि अब हमारे जो फादर हैं, फोर फादर, वो इन सब चीज़ों को करते करते ना थक गए हैं। They talk endlessly in a spiral that move away poverty to apathy। वो कहते हैं कि भाई अब उनका इंटरेस्ट इस पे ख़त्म हो चुका है, वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। टू ग्रीड एंड जस्टिस। दूसरा, पहला कारण तो ये कि उनको इंटरेस्ट नहीं है। अब दूसरा कि वो वहाँ के जो लोग हैं, जो साहूकार हैं, मिडल मैन हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लालची हैं, जो कि बीच का जो पैसा है वो सारा वही लोग खा जाते हैं। इनजस्टिस, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि लिसनिंग टू देम टू सी द डिस्टिंक्ट वर्ल्ड वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। अब वेब ऑफ पॉवर्टी मतलब कि पॉवर्टी का जो जाल है वो बिछ गया है। पॉवर्टी बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। वो कहते हैं कि ये एक तरह का बर्डन है, हम लोग पैदा ही हम इसी कास्ट में हुए हैं, हमें दबाया जाता है। विच दे आर बोर्न द अदर आर विशियस सर्कल्स ऑफ साहूकार। वो बोलते हैं इसके अलावा साहूकार लोग जो हैं, मिडल मैन जो हैं, पुलिस मैन जो हैं, और ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो हम लोगों को दबाते हैं, ठीक है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगिंग ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट्स नेचुरली एज दिस फादर। देखो जब वो बच्चे छोटे होते हैं, जब एकदम से उन्हें ये सारा काम मिलता है तो उनके ऊपर एक तरीके का बोझ आ जाता है और वो उन्हें संभाल नहीं पाते कि वो उन्हें उस बोझ को नीचे रखें या उस ऊपर रखें। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनमें समझ आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उनके पास उस काम को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। वो सोचते हैं कि यार ये तो नेचुरली है, मतलब सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं कोई अकेला बच्चा नहीं हूँ। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। वो कहते एंड डेयरिंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। वो कहते हैं कि अगर हम में से कोई ऐसा बच्चा आ जाए जो कि इसके अगेंस्ट जाए और कोई अलग काम करे, तो वो कहते हैं कि ये कोई
हिम्मत वाली बात नहीं है कि तुम आगे को ग्रो कर रहे हो। व्हेन आई सेंस फ्लैश ऑन एक मुकेश आई एम चेयर। लेकिन जब मैं मुकेश के बारे में सुनती हूँ, मुकेश की आंखों में एक अलग ही ड्रीम है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो मैं उससे सपोर्ट करती हूँ। आई वॉन्ट बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट, ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। और जब वो ये बात बोलता है ना कि मैं जाऊँगा गराज में, सीखूंगा मैं ये सारी चीज़ें, बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन जो गराज है वो उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं चल के जाऊँगा, आई विल वॉक। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। अब यहाँ पे ऑथर एक और बात उससे कहती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाना नहीं चाहोगे। ही सडनली सडन, बच्चा एकदम चुप हो जाता है। नाउ ही सेज स्टार्टिंग एट द ग्राउंड इन हिज स्मॉल मर्मर, मतलब मन में थोड़ा बड़बड़ाता है। देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, जब वो ये सारी चीज़ें बोलती है तो उसे थोड़ा सा शर्म तो आती है। गेट नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन उसे किसी चीज़ का पछतावा नहीं होता। क्यों पछतावा नहीं होता? कम से कम वो एक ऐसा बच्चा तो है जो कि इन सब से हट के कुछ अलग सोच रहा है, जो कि बैंगल मेकर में ही नहीं रहना चाहता, वो कुछ अलग बनना चाहता है, तो उसे रिग्रेट नहीं है किसी चीज़ का। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स डेट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। वो कहता है कि वो अपनी जो ड्रीम है, जो कि वो कार चलाना चाहता है, वो इसमें खुश है। फ्यू एयरप्लेन, उसे पता है कि जो फिरोज़ाबाद की गलियां हैं उसमें बहुत सारी कार्स चलती है, लेकिन जो फ्लाई हैं वो बहुत ही कम है, कम उसके मतलब उधर से जाते हैं फिरोज़ाबाद से। तो मैंने जब आपको ये दोनों स्टोरी बताई, तो इन दोनों स्टोरी में ना एक डिफरेंस है। जो साहिब आलम के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें जो साहिब आलम है वो अपने खुद का मास्टर नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पहले तो वो अपना खुद का मास्टर रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे वो टी स्टॉल में काम करने लगता है, वैसे ही वो खुद का मास्टर नहीं रहता है, अब वो किसी और के अंडर में काम कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मुकेश है वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, वो अभी किसी के प्रेशर में नहीं आया, किसी के अंडर में वो काम नहीं करना चाहता है। ऊपर से यहाँ पे हमें थिंकिंग का पता चलता है कि यहाँ पे जो हमारा साहिब है वो बहुत छोटी सोच रखता है। वो क्या सोच रखता है? वो ये सोच रखता है कि जो गार्बेज है वो केवल एक सोर्स है, मतलब वो गार्बेज तक ही सीमित रहना चाहता है। वो कहता है कि यार गार्बेज जो है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें से हमें कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती है। तो उसका जो ड्रीम है ना वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर उसका ड्रीम पूरा भी होता है तो मतलब उसे कुछ ज़्यादा उससे मिलेगा नहीं। लेकिन मुकेश का जो ड्रीम है वो बड़ा है, वो अपनी जिस सोसाइटी में रहता है उससे कुछ बड़ा सोच रहा है। ठीक है। तो उसका जो ड्रीम है वो मोटर मैकेनिक का है। तो ये अंतर है दोनों में बहुत बड़ा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।